Good morning, students. Today we will study the poem Rain on the Roof, written by Coates Kine. प्यारे बच्चों, आज हम लोग जो कविता पढ़ने जा रहे हैं उस कविता का नाम है रेन ऑन द रूफ और इसके कवि हैं कोट्स किने. So let's study the poem. तो ये जो कविता है ये लिखा गया है कि कोट्स किनी के द्वारा. इनका जन्म हुआ था. ही वॉज बोर्न ऑन 24 नवंबर 1826 and died on 25th January 1904. He was an American lawyer, politician, journalist and poet who wrote Rain on the Roof. He wrote poetry and his verses were collected in Keuka and other poems. Now, before I proceed to teach the poem, let me ask you some questions. हम पहले कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछना चाहते हैं बच्चों कि डू यू लाइक फॉलिंग ऑफ रेन ऑन योर रूफ. क्या छत पे जो बारिश होती है तुम्हें अच्छा लगता है? डज इट प्रोड्यूस एनी म्यूजिकल साउंड. क्या ये म्यूजिकल साउंड प्रोड्यूस करता है? डेफिनेटली बच्चों, इट प्रोड्यूसेस musical sound and everybody most of us like falling of rain on the roof because it makes some tinkling sound, some patter on the roof which is very melodious. Now our next question is, how do you feel while crossing your favorite playground or your favorite childhood place or pastime place? I mean place here means pastime place. क्या है कि जब भी कभी आप अभी तो थोड़े बड़े हो गए हो लेकिन जब वो जगह से गुजरते हो जहाँ पे आप सब छोटे छोटे बच्चे बैठ के खेला करते थे, जैसे कि आपका प्लेग्राउंड हुआ या गार्डन हुआ या कोई वो ऐसा जगह होता है जहाँ पे बैठ के बरगद के पेड़ के नीचे गांव में अक्सर होता है या टाउन में होता है कोई फिक्स जगह मोहल्ला का रोड के किनारे में कोई मंदिर के पास सब बैठ के बहुत सारी बातें करते हैं. तो वो सब देख के आपको कुछ कुछ यादें अच्छी यादों में आप खो जाते हो कि मैं यहाँ खेला करता था, यहाँ बॉल गिर गया था. ऐसे तो बहुत सारे ऐसी चीज होती है. तो यहाँ पर भी ऐसा ही बात है. It is just like when the rain falls on the roof of the poet becomes nostalgic. वो अपनी पीछे बचपन की यादों में खो जाते हैं और उसका उन्होंने वर्णन किया है. वो जो पर्टिकुलर इंसिडेंट है falling of rain on the roof, it reminds him very special thing and some special memory. What are those memories? Let us see in this poem. चलो देखते हैं कि क्या क्या मेमोरी में पोएट कोट्स के ने खो जाते हैं. उनके बारे में हम लोग अभी देखते हैं. तो यह पिक्चर्स देखो, ये रेन है, रूफ में रेन हो रहा है एंड इट डेफिनेटली प्रोड्यूसेस ये जो है सिंगल्स बोलते हैं. जो टाली जो होता है सिंगल्स पे ये रेन जब पड़ता है तो पैटर का आवाज करता है, पैटर्स ऑफ द रेन, है ना. तो ये यही चीज के बारे में आगे हम पढ़ेंगे. तो आइए लेट्स स्टडी द पोएम रेन ऑन द रूफ. When the humid shadows hover over all the starry spheres and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears, what a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead. तो क्या है ये? देखो क्या बोलते हैं कभी. When the humid shadows hover. Humid means he says something which is full of moisture. जो मॉइस्चर से भरा रहता है, पानी युक्त जो होता है. शैडोज छांव. तो ह्यूमिड शैडोज यहाँ क्या हुआ? ह्यूमिड शैडोज मीन्स क्लाउड. हियर ह्यूमिड शैडोज मीन्स क्लाउड. ह्यूमिड शैडोज स्टैंड्स फॉर क्लाउड्स. होवर मतलब
ऊपर में चारों तरफ मंडराना, है ना। तो ये होवर करता है ऊपर में आकाश में, ओवर ऑल द स्टारी स्फेयर्स। ये स्टारी स्फेयर्स मीन्स स्काई, स्काई विच इज फुल ऑफ स्टार्स, है ना। ये इस गोलाकार स्टार्स पे ऊपर जो होता है तो वो बोलते हैं स्टारी स्फेयर्स। एंड मेलनकली डार्कनेस, ये जो मेलनकली डार्कनेस है, ये मेलनकली मतलब सैड, मेलनकली मीन्स सैड, डार्कनेस मतलब अंधेरा। व्हेन द क्लाउड होवर्स ओवर द स्काई व्हाट हैपेंस, द होल स्काई बिकम्स डार्क। और ये डार्क को क्या बोलते हैं कवि? मेलनकली डार्कनेस, दुख भरा डार्कनेस। मेलनकली मीन्स दुख, है ना, और डार्कनेस हो जाता है। जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स, वो जो बादल, इट्स इन ब्यूटीफुल इमेज, imagery has been described in the poem. The gently weeps in rainy tears, ये जो बादल है जो दुख से भरा होता है, वो क्या आंसू के रूप में पानी गिरता है उसका, तो उसी को बोलते हैं। जो बारिश होती है उसको कवि बोल रहे जेंट, ये बादल मानो रो रहा है और ये रोने का जो बूंद है वो बारिश की बूंदों के रूप में गिर रहा है। तो he says that tears is falling, as though tears is falling from the sky, gently weeps in rainy tears. What a bliss to press the pillow, ऐसे समय में कितना हैप्पीनेस होता, ब्लिस मतलब हैप्पीनेस हियर, कितना हैप्पीनेस होता है, कितना खुश भरा बात होता है, खुशी की बात होती है। टू प्रेस द पिलो, पिलो मतलब तकिया को ये प्रेस करना ऑफ ए कॉटेज चैम्बर बेड। वो जो हमारा कवि का कॉटेज है, वो जो कवि का घर है, कॉटेज झोपड़ी, उसमें एक चैम्बर बना हुआ है, रूम बना हुआ है, उसमें बेड है, उसमें पिलो को प्रेस करके और लेटना कितना अच्छा लगता है कवि को। एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर, और लेटे हुए जो टप टप का आवाज जो वो टाइल्स पे गिर रहा है, पानी छत के टाइल्स पे, उससे टप टप का जो आवाज आ रहा है उसको ये सुनना। ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड, ओवरहेड छत के ऊपर, माथा के ऊपर जो छत है, छत के ऊपर जो बारिश हो रही है उसको सुनना कितना अच्छा लगता है। दैट्स व्हाट द पोएट सेज इन दिस स्टांजा। तो यहाँ पे देखो, होवर मतलब मूव अराउंड समथिंग, मेलनकली मींस सैड, ब्लिस हैप्पीनेस, पैटर साउंड ऑफ रेन ड्रॉप्स falling on the roof. तो ये now let us move to the next stanza. You can see this melancholy darkness में जो rain का जो pattern falling हो रहा है in this picture describes beautifully. This picture describes this beautifully. Now let us move to the next stanza. अब दूसरी stanza पे हम बात करते हैं। Every tinkle on the shingles has an echo in the heart, and 1,000 dreamy fancies into busy being start, and 1,000 recollections weave their air threads into woof. As I listen to the patter of the rain upon the roof, every tinkle on the shingles, ting ting आवाज जो करता है, शॉर्ट लाइटनिंग से जो घंटी की आवाज होती है वही टिंकल हुआ। ऑन द सिंगल्स, सिंगल्स हुआ टाली, जो छत है उनका, उसमें टाइल्स जो लगे हुए हैं, ऐसे ऐसे करके ये रेक्टेंगुलर टाइल्स लगे रहते हैं ना, ऐसे ऐसे करके टाइल्स, उस टाइल्स पे जो बारिश हो रही है, तो वही बोलते हैं एवरी टिंकल ऑन द सिंगल हैज एन इको इन द हार्ट। इको मतलब हिंदी में बोलते हैं प्रतिध्वनि या रिपीटेड साउंड। इको कवि के आवाज में एक प्रतिध्वनि, मान लो आवाज, इकोइंग दैट साउंड व्हेन द फर्स्ट द साउंड फॉल्स वेयर ऑन द shingles of the roof, and then it echoes in the poet's heart. The poet loves that sound so much. And 1,000 dreamy fancies, the
into busy being start, और कभी फैंसी करने लगता है, ड्रीम करने लगता है, बहुत सारी बातों के सपनों में वो खो जाता है, और वो सपनों में खो जाता है और कहाँ चला जाता है, एंड 1000 रिकलेक्शंस, बहुत सारी पुरानी बातें याद आ जाती है। वीव रिकलेक्शंस मतलब पुरानी बातें, वीव देयर एयर थ्रेड्स, और ये जो बातें हैं ये सारे बीते दिनों की बातें की धागाएं जो है वो बहुत सारे कवि के दिमाग में बुन के मानो एक चादर बना लेती है ना। एक बीते दिनों की बहुत सारी बातें जो धागाए रूपी बातें मिलके एक मान लो चादर बना लेती है, तो वही बोलते हैं वीव देयर एयर थ्रेड्स। वो बुनना, वीव मतलब बुनना, ये एयर थ्रेड्स मतलब धागाएं, इनटू ऊफ। ऊफ मतलब क्या हुआ, द थ्रेड वुवन अक्रॉस द लूम, वो जो धागाएं जो बनता है और वो चादर का रूप ले लेता है, वही बोल the poet wants to say. Just the poet has compared his recollections, his fancies, different recollections of the past and fancies when they come one by one at a time in his mind. It weeps, it appears that some different threads, these memories are like threads, and these different memories जस्ट एंटेंगल विथ ईच अदर, एक दूसरे से मिलके मान लो एक चादर बुन जाता है। वो एज आई लिसन टू द पैटर ऑफ द रेन अपॉन द रूफ, जैसे ही मैं सुनता हूँ, आई हियर स्टैंड्स फॉर द पोएट, जैसे ही मैं सुनता हूँ, क्या सुनता हूँ, ये पानी की टप टप की आवाज, कहाँ पे, ऑफ द रेन ऑन द रूफ। तो यही है इस स्टांजा में। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट स्टांजा। You can see a mother and son pictures. Mother is loving her son. Her mother is a very special figure, and no one can compare mother, and nothing can compare mother. Mother is invaluable, and we will see this in the proceeding lines of the poem. Let's see. Now in memory comes my mother. अब बोलते हैं that particular incident of falling rain on the roof. What does in his memory? He says that different recollections come into his mind, and among that recollections, who comes? Which special thing come? What special person comes in the memory of the poet? The poet says that who comes? Now in memory comes my mother. कौन आता है? मदर आता है। As she used in years agone. एगोन मतलब पास्ट टाइम में, जैसे कि वो पास्ट टाइम में जब इस तरह का सिचुएशन था, जब रेन ऑन द रूफ होता था बचपन में, तो या जब उनकी माँ जिंदा थी, तो किस तरह से उनको मम्मी क्या करती थी, वही उनको याद आता है, उनको उनकी माँ का बहुत ही याद आता है। टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स, हर सी लेफ्ट देम टिल द डॉन। बोलता है वो जो ये डार्लिंग ड्रीमर्स, हु इज द डार्लिंग ड्रीमर्स हियर? डार्लिंग ड्रीमर इज द पोएट हियर। वो जो मैं कुछ कुछ कल्पना करता था तो मेरी माँ आती थी वहाँ पे और मेरे साथ बैठा करती थी, है ना। और सी लेफ्ट देम टिल द डॉन, वो डॉन तक रहा करती थी, सवेरे होने तक मेरे साथ रहा करती थी जब वो जिंदा थी। अभी भी है ना, जब इस तरह से रेन ऑन द रूफ होता था तो मेरे मम्मी मेरे साथ रहती थी, मैं तरह तरह के इस तरह में ड्रीम करता था और मेरी माँ मेरे साथ रहती थी जब तक सुबह नहीं हो जाता था। When the rain used to fall on the roof when the poet was a child, but now she is no more. But in spite of that, what happens? Oh,
I feel her fond look on me. बोलता अभी भी मुझे उनका प्रेम भरा लुक जो है, दृष्टि, उसको मैं महसूस कर सकता हूँ जब भी रेन ऑन द रूफ होता है। मान लो माँ मेरे पीछे खड़ी है और मुझे प्यार भरी नजरों से देख रही है। लुक ऑन मी एज आई लिस्ट टू दिस रेफ्रेन। लिस्ट मतलब लिसन, रिफ्रेन मतलब ये जो रेन ऑन द रूफ का बार बार यहाँ पे द साउंड ऑफ रेन, जो बार बार पैटर ऑफ रेन जो हो रहा है, उसी को बारे में यहाँ रिफ्रेन कहा गया है। रिफ्रेन मतलब होता है जो बार बार होता है। तो लिस्ट मतलब लिसन, विच इज प्लेड अपॉन द सिंगल्स बाय द पैटर ऑफ द रेन। ये जो रिफ्रेन हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है? ये जो पैटर सिंगल्स टाइल्स के ऊपर जो रेन हो रहा है, उससे जो पैटर्स का आवाज हो रहा है उसमें हो रहा है। तो इन दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन ऑफ दिस स्टांजा ऑफ दिस पोएम. In this poem, in these lines, the poet turns nostalgic. He starts remembering his mother, who, when this type of situation used to happen in the past, her mother used to stay with her till the dawn, and the poet remembers her mother, and he still experiences her fond look, though she is no more now. अभी भी नहीं है। तो यही है इस कविता में। तो नाउ अर मतलब ओल्ड पोइटिक वर्ड फॉर बिफोर, डाउन मतलब डे ब्रेक, लिस्ट मतलब ओल्ड पोइटिक वर्ड फॉर लिसन, रिफ्रेन मतलब रिपीटेड पार्ट ऑफ ए सॉन्ग और ए पोएम, हियर द साउंड ऑफ द रेन। What is the poem all about? ये poem किस चीज के लिए है? Let's see here. What's the poem all about? What is the what is the main message of the poem? The poem Rain on the Roof talks about the poet's varied reactions to the sound of the raindrops falling on the roof of of his house. He says that raindrops at night are like tears shed by the sad, dark night. He loves to lie in bed and hear rain falling on the roof of his room because it gets back sweet memories of the past. He says that the sound of rain drops help him fall asleep and gives him sweet dreams. Darling, he becomes a darling dreamer. He has memories of his loving mother who would put them to sleep. The rain makes him nostalgic. He misses his mother, her caring nature, and her gentle touch. He feels his mother standing behind him and looking at her gracefully. So, this is the main theme of the poem, main message of the poem, where a particular incident, a particular natural phenomenon takes the poet into the down the memory lane, and where the poet remembers his mother and just feels her fond look and her graceful attitude. Now let us do some question answers. This is the stanza. Now in memory comes my mother, as she used in years ago to regard the darling dreamers. Her she left them till the dawn. Oh, I feel her fond look on me as I list to this refrain, which is played upon the seagulls or by the patter of the rain. Who comes in the memory of the poet? Who is the poet of the poem? What is the meaning of list? Let us see here.
So who comes in the memory of the poet? His mother comes in his memory. Who is the poet of this poem? Kotskine is the poet of this poem. What is the meaning of list? List means listen. Now some literary devices which have been used in the poem. The rhyming scheme of the poem is A, B, C, B, D, E, F, E, like this. A, B, C, B, D, E, F, E. Now the different literary devices. First alliteration. We saw the word humid hover. H, H, consonant, closely connected words, and consonants. So it is alliteration. Secondly, starry spheres. You see S, S. The both words are closely connected and starting with consonant S, so it is also alliteration. Similarly, press, pillow, lie, listening, all these are alliteration. Now onomatopoeia, the use of words to create dramatic effect and auditory imagery. जैसे patter हुआ, tinkling हुआ, तो these are the pattering, tinkling, these are the onomatopoeia has been used here. Treating a non-living thing as living thing. Darkness has been personified when he says that it is sad. है ना, या तो डार्कनेस को पर्सोनिफाई किया गया है, उसको बोलता है कि टीयर्स निकल रहा है डार्कनेस से, तो ये दैट इज पर्सोनिफिकेशन. एंड ट्रांसफर्ड एपिथेट, the use of adjective with a noun when it refers to another noun. In melancholy darkness, the darkness is not melancholy but it refers to the sad people. ये जो गुण है जो ट्रांसफर्ड एपिथेट में वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है when it refers to another noun, melancholy darkness. नेक्स्ट स्टांजा 2 में हम देखते हैं अलिट्रेशन का प्रयोग हुआ है. बिजी बीइंग, उसी तरह बी बी, देयर थ्रेड थ्रेड, देयर थ्रेड रेन, रूफ आर का. ठीक है. ओनोमोटोपोइया का टिंकल, पैटर, जिसके बारे में मैंने पहले चर्चा किया था. ट्रीटिंग इन रिकलेक्शन इज पर्सनिफाइड व्हेन ही सेज दैट दे वीव ड्रीम्स. जो मेमोरी जो है पास्ट मेमोरी है उसको पर्सनिफाई किया गया है यहाँ पे. The transferred epithet, the use of adjective with a noun when it refers to another noun. Just dreamy fancy does not mean that the fancies are dreamy but refers to the people who have dreams. तो यहाँ पे adjectives का noun के साथ प्रयोग होता है लेकिन उसका मतलब जो है वो कुछ दूसरा होता है. जो वहाँ पे adjective noun आता है उससे उसका मतलब नहीं होता है, कुछ तीसरा ही मतलब होता है, तो उसको बोलते हैं transferred epithet. Now in stanza 3, alliteration has been again used. Memory, my mother, darling, dreamers, DD, onomatopoeia, patterns, and this has been created. So now this poem has been finished. Thank you for listening and paying attention to me. Thank you. Have a nice